जैसे कि आप सबको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पहले भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगलों के अंतिम शासक औरंगजेब ने भारत के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर रखा था, परंतु जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 में हुई तो देश के अंदर बड़े बड़े जमींदारों और साथ ही साथ साबूदारों ने देश पर अपना प्रभुत्व कर लिया था तथा अपनी शक्ति का प्रदर्शन वह करने लगे थे। 18वीं सदी में भारत की राजनीति में अंग्रेजों की शक्ति उभरने लगी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंग्रेज शुरुआत में एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के साथ व्यापार करने भारत में आए थे। भारत के इलाकों पर कब्जा करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन अगर हम बात करें कि भारत को आज तक सबसे ज़्यादा किसने लूटा है तो वो अंग्रेज ही है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों से पहले भारत के एक विशाल भूभाग पर मुगलों का राज हुआ करता था और अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व कर लेना इतना आसान नहीं था। अगर हम बात करें मुगलों की शक्ति की, कई कोशिशों के बावजूद भी मुगलों को अफगान से लेकर मराठा और राजपूत हरा नहीं पाए, परंतु जब अंग्रेजों ने भारत की भूमि पर कदम रखा तो उन्होंने कुछ वर्ष के बाद मुगलों को भी अपना निशाना बना ही लिया। मुगलों को निशाना बनाने के लिए अंग्रेजों के पास एक रणनीति थी और उस रणनीति के सारे मुगलों ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए थे। अब बात करें कि आखिर वह रणनीति कौन सी थी। 16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब दिल्ली की तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। वो दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उबर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहाँ तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियाँ पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके थे। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाज़ों को लूटकर ही संतुष्ट हो जाते थे। उसी दौरान घुमंतू ब्रिटानी व्यापारी रॉल्फ फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक नई कंपनी की नींव डाली और महारानी से पूर्वी एशिया में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया। इस कंपनी के कई नाम हैं, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर के बाद अगला मुगल बादशाह जहांगीर को बनाया जाता है। अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत के गुजरात में सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज़ों के साथ आते हैं तथा वहां से वो एक लंबी यात्रा तय करते हैं आगरा तक की। अब अगर हम बात करें कि वह आगरा क्यों गए, तो दोस्तों उस समय मुगलों की राजधानी आगरा थी और वहां कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर से मिलते हैं और विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर से परमिशन मांगते हैं कि प्लीज़ हमें परमिशन दे दो फैक्ट्री लगाने की, हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें मना कर दिया। इसके पीछे रीज़न था और वह रीज़न था उस समय पुर्तगाली सूरत में अपना व्यापार कर रहे थे और पुर्तगाली से मुगलों के बहुत अच्छे संबंध भी थे। इसलिए मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें मना कर दिया ताकि पुर्तगाली का कोई प्रतिद्वंदी ना बने। अब अंग्रेज ये सोचते हैं कि हमें मुगलों के अधीन अगर व्यापारिकता नहीं मिल पाई तो अब हम भारत के उस इलाके में जाएंगे जहां मुगलों का नहीं किसी और राजा का शासन हो। और फाइनली 1611 में अंग्रेजी व्यापारी ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं और वह है मछलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। यही वह इलाका है जहाँ अंग्रेजी व्यापारियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खड़ी की थी। और कुछ वर्षों के बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी और भी फैक्ट्री खड़ी करती है और अपने आप को मजबूत कंपनी बनाती है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग वापस सूरत जाते हैं और वहां पर मौजूद पुर्तगालियों के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच में लड़े गए इस युद्ध को स्वाली की लड़ाई कहा जाता है। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है और पुर्तगाली कंपनी पर कई जगह प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद सन 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी विनती करती है किंग जेम्स से कि इस बार वह रॉयल रिप्रेजेंटेटिव भेजे मुगल बादशाह जहांगीर को। अगर वह कोशिश करते रहेंगे तो मुगल बादशाह जहांगीर मान जाएंगे। तो ब्रिटेन से सर थॉमस रो को भेजा जाता है। सर थॉमस रो जब जहांगीर से मिलते हैं तो ये जहांगीर को कई बड़े बड़े तोहफे देते हैं और जहांगीर उन तोहफों से प्रसन्न हो जाता है और इसलिए जहांगीर एक शाही फरमान जारी करते हैं और वह था इंग्लिश पीपल आर नाउ परमिटेड टू एस्टेब्लिश
फैक्ट्री इन सूरत। मतलब कि अब इंग्लिश पीपल मतलब अंग्रेज लोग भी अपनी जो फैक्ट्री है वो सूरत में स्टेबलाइज मतलब स्थापित कर सकते हैं। अब अंग्रेज़ों को परमिशन दी जाती है कि वह सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं और इसी के साथ साथ अंग्रेज़ों को कुछ कुछ जगह पर फैक्ट्री लगाने का एक अधिकार या व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो जाता है और इसी के बदले अंग्रेज मुगलों को वार्षिक कर देते थे। भारत के जिस जिस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार किया, इस इलाके की ओर लोग आकर्षित होते चले गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाया। भारत के अधिकतर इलाकों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही व्यापार था। अब व्यापार के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक शक्तियाँ भी प्राप्त करना चाहती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का विचार क्यों आया? तो इसका रीज़न था कि राजनीतिक शक्ति ही वही तरीका थी जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रतिद्वंदी को कहीं भी व्यापार करने से रोक सकती थी। और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1670 में चार्ल्स द्वितीय से अनुमति मांगी और चार्ल्स द्वितीय ने उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुमति दे दी। उसके बाद सन 1682 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राजा शाहिस्ता खान से बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, परंतु वह कुछ और विशेष अधिकार चाहते थे, जैसे कि उनके करों में कटौती हो जाए और उनका व्यापार करना आसान हो जाए और उनको अधिक मुनाफा हो। उस समय मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब गद्दी पर थे और जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब कंपनी की यह बात सुनते हैं कि वह अब बंगाल में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो यह सुनकर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब कहते हैं कि इतनी अधिक फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के बावजूद भी इन्हें चैन नहीं मिला, जो अब ये बंगाल में भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की यह मांग अस्वीकार कर देते हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जोसेफ चाइल्ड थे। वह औरंगज़ेब के इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हाल में ही राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1696 में मुग़लों के विरुद्ध सेना खड़ी कर दी और युद्ध की घोषणा कर दी और परिणाम ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हार जाती है। फिर इसके बाद जॉर्ज चाइल्ड को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब से माफ़ी मांगनी पड़ती है और औरंगज़ेब ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ़ कर देते हैं, परंतु उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मात्रा में कर लगा देते हैं तथा साथ ही उनकी जब्त की गई फैक्ट्री उनको वापस लौटा देते हैं। सन 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मुग़ल साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और अगला बादशाह कौन बनेगा इसके पीछे कई बार विवाद होते हैं और अगला बादशाह कौन बनेगा तो इसके पीछे विवाद होते हैं और ऐसे में कई जमींदार और साबूदार अपने अपने रीजन में प्रभुत्व जमा लेते हैं। इसके बाद मराठा, जाट, राजपूत और कई शक्तियाँ उभर कर सामने आती है। जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऊपर ध्यान दे रही थी और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सी जगहों पर इन्वेस्ट कर रही थी और अपनी अपनी बहुत सी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रही थी और साथ ही साथ ब्रिटेन से आर्मी को बुलाती थी और कहती थी कि आओ और हमारी प्राइवेट आर्मी में शामिल हो जाओ, मतलब हमारी प्राइवेट आर्मी का हिस्सा बनो। और बहुत से भारतीयों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेनिंग दे रही थी। आर्मी में भर्ती करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को पैसा भी देती थी। भारत के लोग जो आर्मी का हिस्सा बन जाते थे उन्हें सिपाहीस कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी कई बार कोशिश करती कि बंगाल में उनको फैक्ट्रियाँ लगाने की मंजूरी मिल जाए और उनको कर से मुक्त कर दिया जाए। बहुत कोशिश करने के बावजूद सन 1717 में वह समय आ गया जब बंगाल के राजा फारूक शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। कुछ महीनों के बाद सन 1717 में ही बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर मुक्त व्यापार कर रही है तो मुर्शिद कुली खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी से यह कहा कि तुम्हें कर देना पड़ेगा अगर तुम बंगाल में व्यापार करना चाहते हो तो। जब मुग़ल साम्राज्य बहुत कमज़ोर आता जा रहा था तो कई अन्य कंपनियां जैसे कि डच, डेनिश और फ्रेंच, ये कंपनियां भारत में आकर अपना व्यापार करने लगी। ये सारी यूरोपियन शक्तियाँ भारत में आकर व्यापार कर रही थी और भारत पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी। वैसे तो फ्रांस और इंग्लैंड में शुरू से ही संबंध अच्छे नहीं हैं और इनके बीच हमें कई बार भी युद्ध देखने को मिल जाता है और इनमें से एक युद्ध भारत के दक्षिण इलाके में भी लड़ा गया था जिसमें इंग्लैंड की विजय हुई और फ्रांस बहुत बुरी तरीके से हार गया था और फ्रांस ने भारत में जो भी अर्जित किया उसे वह
छोड़ना पड़ा। इंडियन रूलर्स ने देखा कि यूरोपियन लोगों के पास बहुत बड़ी आर्मी और कई पावर्स है, क्यों ना हम इनके साथ मिल जाए और अपने दुश्मनों को पराजित कर दे। परंतु इंडियन रूलर्स ने ये नहीं सोचा कि अगर वे यूरोपियन लोगों से सहायता मांगेंगे तो यूरोपियन लोग उनकी राजनीति में इंटरफेयर करने लग जाएंगे। सन 1756 में बंगाल के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अपनी आर्मी लेकर कलकत्ता गए और उन्होंने वहां मार्च किया और बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में विलियम फोर्ट पर आक्रमण कर दिया। यह फोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक फोर्ट था। फिर इन्होंने कई ब्रिटिश अधिकारियों को जेल में डाल दिया और उनमें से कई अधिकारी मारे गए। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। फिर इन सबसे ब्रिटिश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने की कोशिश की और सिराजुद्दौला को हटाने के लिए उन्होंने सहारा लिया सिराजुद्दौला के दुश्मन का। उस समय सिराजुद्दौला का एक दुश्मन था, वो था जगत सेठ। ब्रिटिश ने जगत सेठ से हाथ मिलाया और सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने के लिए नीतियाँ बनाई और उस समय सिराजुद्दौला भी बहुत चतुर था। सिराजुद्दौला को पता था कि ब्रिटिश उसे सत्ता से हटाने के लिए उसके दुश्मनों का साथ लेगा और फिर सिराजुद्दौला ने भी ब्रिटिश के सबसे बड़े दुश्मन फ्रांस का साथ लिया और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार और ब्रिटिश लोगों की विजय हुई और ब्रिटिश ने मीर जाफ़र को राजगद्दी पर बैठा दिया। फिर बंगाल में फ्रांस की जो भी कंपनियां थी वह हटा दी गई। परंतु कुछ समय के बाद मीर जाफ़र भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सही से काम नहीं कर रहा था, तो उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। परंतु मीर कासिम भी ब्रिटिश से आज़ादी चाहता था और जब ब्रिटिश लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने मीर कासिम को भी राजगद्दी से हटा दिया। फिर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बन जाते हैं। अब बंगाल पर पूरा कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी कर चुकी थी और इनके पास व्यापार से तो पैसे आते थे, अब सीधे टैक्स भी इनके पास आता था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धन अर्जित करके कई जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और इस प्रकार 1818 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे पावरफुल कंपनी बन चुकी थी। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था। कुछ जगह थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं थी, परंतु एक तकनीक के थ्रू यह संभव हो सका। वह तकनीक थी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यह तकनीक 1847 में आई और इसका विकास 1846 से लगभग 1858 के बीच लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार अगर किसी भारतीय राजा का देहांत हो जाता था और उसका कोई पुत्र या वारिस नहीं होता था तो वह साम्राज्य अपने आप ही लड़खड़ा जाएगा और उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाएगा। बहुत से फेमस शहर इस डॉक्ट्रिन की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गए, जैसे कि 1852 में उदयपुर, 1848 में सतारा, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी। तो इस प्रकार पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ये कह लो कि ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया।